नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सुशील भारती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के थक्का बनने के बारे में, अर्थात क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रक्त का थक्का कहते किसको हैं। तो जब कहीं पे यदि किसी कारणवश कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। वही ब्लड जब सूख के कुछ वहाँ पे लाल जैसी रचना बना देता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। अब कटे हुए स्थान पर कुछ देरी के बाद वहाँ पे रक्त जब जम जाता है तो रक्त के जमना ही रक्त का थक्का बनना या जमना कहलाता है। रक्त का जो थक्का बनने में जो समय लगता है वह लगभग 4 मिनट होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे कोई अंग कट गया, अब उसको हम दिन भर चपटे रहेंगे तो ही रक्त बन वहाँ पे रक्त का जमेगा। आप लगभग 4 मिनट तक ला उसको छोड़ दीजिए, 4 मिनट के अंदर वह रक्त जम जाएगा। तो रक्त का जो थक्का बनने का समय है वो कितने मिनट है? 4 मिनट है। रक्त जमने का जो प्रोसेस है मुख्य रूप से 4 तरीके से होता है। इस प्रोसेस को यदि आप समझिएगा तो आप 110% समझ जाइएगा कि रक्त हमारे शरीर में रक्त का जो थक्का बनता है वो कैसे बनता है। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि रक्त को थक्का बनने में सहायक कौन करता है? तो थ्रोम्बोसाइट हम पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिए हैं कि प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। अब प्लेटलेट्स के हम बताए थे कि बायोलॉजिकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। किसी कारणवश रक्त बाहर निकलता है तो उसको जमने में मदद करता है। तो आपका जो थ्रोम्बोसाइट है अर्थात प्लेटलेट्स वायु से अभिक्रिया का जैसे ही कोई अंग करता है तो बाहर निकलता है ब्लड, और जब बाहर ब्लड निकलता है तो बाहर में वायु रहता है, मतलब हवा रहता है। तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जो है वायु से अभिक्रिया कर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। जैसे ही कोई अंग कटा वहाँ से बाहर निकलना ब्लड शुरू किया, बाहर में वायु था, वायु से अभिक्रिया कर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया। अब यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम के साथ मिल के बोलता है कैल्शियम को थ्रोम्बोप्लास्टिन के देखो कोई शरीर में अंग किसी कारणवश कट गया है, वहाँ से ब्लड का निर्माण हो रहा है। तो कैल्शियम बोलता है कि हम क्या करें? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि देखो शरीर में एक कुंभकर्ण है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, उसको जगा दो। तो थ्रोम्बिन और कैल्शियम मिल के प्रोथ्रोम्बिन के जाके जगा देता है कि उठो उठो कहीं पे कट गया है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन जगता है तो उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझे कि थ्रोम्बिन और कैल्शियम मिल के प्रोथ्रोम्बिन को जब जगाता है, आपस में तीनों कंबाइंड होते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन पहले सोता हुआ रहता है। जैसे ही इन लोग दोनों मिल के प्रोथ्रोम्बिन के जगाते हैं तो उस अवस्था को बोलते हैं थ्रोम्बिन जैसे ही जागता है तो इसको मालूम चल जाता है कि हम जागे, इसके कहीं ना कहीं कोई अंग प्रभावित हो गया। ऐसा सेटअप किया गया है कि प्रोथ्रोम्बिन के जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो इसको अपने आप से एहसास हो जाता है कि कहीं पे शरीर में अंग कट गया है, तबे कोई हमको जगाया है। जैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिव हो जाता है कि कहीं पे कोई अंग कट गया है, अब वो खोजने में रह जाता है। जैसे ही थ्रोम्बिन फिर क्या करता है कि रक्त में फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है। ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से रिएक्शन कर किस में बदल देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। मतलब कि जैसे थ्रोम्बिन जगता है तुरंत चला जाता है किसके पास? फाइब्रिनोजन के पास। फाइब्रिनोजन जैसे जगता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहीं पे समझिए कि आधा काम आपको हो गया। फाइब्रिन क्या है? तो देखिए, फाइब्रिन एक जाली के समान रचना होता है। इस तरह से मान लीजिए जाली है, ये जैसे ही आपका फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है तो एक तरह से जाली नुमा रचना का निर्माण करता है।
और बताइए जब जालीनुमा रचना जहाँ पे कट गया है वहाँ पे जाकर ये फाइब्रिन लग जाता है, मतलब कि जाली वहाँ पे लग जाता है। अब जैसे ही जाली लग गया तो बताइए कि रुधिराणु जो मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बह रहे थे उसके जाली में जाकर इस तरह से फंस जाएंगे। अब जैसे ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इस जाली में फंसेंगे तो रक्त का थक्का बनना निश्चित है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार देखिए फिर से हम समझा देते हैं आपको। जो आपका थ्रोम्बोसाइट है जैसे ही आपको ब्लड कहीं पे कटने के बाद निकलेगा तो थ्रोम्बोसाइट वायु से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही एक्टिव होता है तुरंत उसको मालूम चल जाता है कि हमको कैल्शियम से मुलाकात करना होगा। कैल्शियम से जाकर बोलता है कि देखो शरीर में कहीं पे अंग कट गया है, तब हमको वायु से मुलाकात हुआ है। ये दोनों मिल के जाकर प्रोथ्रोम्बिन को जगा देता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, जैसे ही जगता है तो थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। वो थ्रोम्बिन जो होता है शरीर के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है उसको एक्टिव कर देता है। जैसे ही फाइब्रिनोजन एक्टिव होता है फाइब्रिन में बदलता है। अब फाइब्रिन क्या होता है तो जालीनुमा संरचना होता है। जालीनुमा मतलब कि इस तरह से जाली के समान होता है, जहाँ पे कटता है उस जाके फाइब्रिनोजन लग जाता है। अब बताइए मान ली कि नली है, नली में यदि इस तरह से हम जालीनुमा संरचना लगा देंगे तो जितना भी कूड़ा करकट प्लास्टिक है सब फंस जाएगा इसमें छिद्र में। जब फंस जाएगा तो पानी जा पाएगा, अंदर से नहीं जा पाएगा। तो इस जालीनुमा संरचना जाकर कटे हुए स्थान पर लग जाता है, जिसके कारण उसके जालीनुमा संरचना में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स जो ठोस वाले कण है वो जाके जाम कर देते हैं। जैसे जाम करते हैं तब प्लाज्मा उसमें से बाहर, तरल भाग जो प्लाज्मा है बाहर निकल नहीं पाता है। अब इसी प्रोसेस को होने में लगभग 4 मिनट लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि रक्त का थक्का बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। आप लोग पहले बचपन में पढ़ोगे कि रक्त का थक्का विटामिन के कारण बनता है, कि यदि विटामिन के जो रहता है रक्त का थक्का बना देता है, तो वो बचपन में आप पढ़ोगे। अब आप समझ गए होंगे कि इतना प्रोसेस होता है आपके शरीर के अंदर तो ही रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त के थक्का बनने में मुख्य जो अवयव हैं, घटक हैं, कौन कौन सहायक करते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्त को थक्का बनने में कौन से रुधिराणु सहायक होता है। तो कौन सा जी, थ्रोम्बोसाइट। रुधिराणु के 3 प्रकार होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त को थक्का बनने कौन सहायता किया, थ्रोम्बोसाइट। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है, तो फाइब्रिनोजेन और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। उसी तरह से आपको बोल देगा कि कौन सा ब्लड का जो रुधिराणु है वो आपको मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। मतलब कौन से तत्व या धातु रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। देखिए धातु या तत्व, कौन से धातु या तत्व हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो कैल्शियम, देखें कैल्शियम किस तरह से एक्टिव होकर इसके बाद आगे काम किया। तो कैल्शियम जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। अगला पॉइंट है कि कौन से विटामिन आपको थक्का बनने में मदद करता है, तो विटामिन के। पहले आप इसी को सुने होंगे कि विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। के सही है, ये बात सही है कि विटामिन के आपको मदद करता है। जितना भी जो चारों स्टेप हम आपको बताएं सबको एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो विटामिन के काम करता है। देखिए नोट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इस चीज़ को आप फोकस कीजिएगा। स्पेशल पॉइंट कि ये जो हम पहले आपको बताएं 4 स्टेप, वो जो है रक्त के थक्का बनने में सहायता करते हैं। जो इतने ऊपर जो है ये सब कंटेंट सब क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनने में मदद करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एंटी क्लोथिंग पाए जाते हैं। एंटी क्लोटिन क्या होते हैं, तो वैसे कण या पदार्थ जो रक्त को थक्का बनने नहीं देता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लोटिंग। ये सब जो होता है रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, लेकिन एंटी क्लोटिंग जो है रक्त को थक्का न बनने देता है। मतलब जस्ट इसके विलोम है, एक दूसरे क्या है, विलोम है, उल्टा है। इन लोग कहता है कि हम रक्त को थक्का बनावे करेंगे, लेकिन हेपेरिन जो है एंटी क्लोटिंग वो कहता है कि हम रक्त को थक्का नहीं बनने देंगे। तो एंटी क्लोटिंग आपके शरीर में कौन होता है, तो हेपेरिन होता है। हेपेरिन के क्या काम है कि रक्त, जब तक हेपेरिन एक्टिव रहेगा रक्त को थक्का बनने नहीं देगा। लेकिन ऊपर के जो प्रोसेस हम आपको बताएं वो सब क्या है,
उस सब का काम है कि हम रक्त को थक्का बनाएंगे, लेकिन हेपेरिन का काम है वो रक्त को थक्का नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। तो आपके शरीर में ये हेपेरिन होता है, बताइए वो सब थक्का कब बनता है? जब आपका शरीर कट गया और कटने के बाद वो बाहर निकल रहा है, जब वायु सब क्रिया किया तो थक्का बनना शुरू किया था। लेकिन हेपेरिन कहाँ होता है? तो आपके शरीर के अंदर ब्लड में होता है। अब बताइए ये अंदर होता है। अब इसको से एक आप याद रखिएगा, हेपेरिन का भी एक दुश्मन होता है। दुश्मन क्या है? वायु। जैसे ही वायु के संपर्क में हेपेरिन आता है इसका मृत्यु होता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। इसका काम क्या है? तो रक्त तो थक्का नहीं बनने देगा। और जैसे ही इसके पास कोई वायु आता है तो वायु के संपर्क में इसका जितना भी बल है सब टूट जाता है, ये मृत्यु हो जाता है। तो आपके शरीर में भगवान बहुत ही दिमाग से बना है कि यदि आपके शरीर में मान ली कि इन लोग का काम है कि इन लोग रक्त को थक्का बना देगा, यदि आपके शरीर में इन लोग रहेंगे तो फिक्स है कि थक्का बना देंगे। लेकिन भगवान दिमाग लगा कि रुको थक्का बनेगा तो बताइए कि यदि आपके शरीर के अंदर ब्लड रनिंग कर रहा है और थक्का बन जाएगा, थक्का बनेगा तो क्या होगा? आपका सेल फट जाएगा, हेमरिन रोग हो जाएगा, बहुत सारे रोग हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगा। रोग नहीं, यदि ब्लड का थक्का बन गया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन करेगा ही नहीं, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो हेपेरिन। कब? जब तक वायु के संपर्क में नहीं है तब। तो शरीर के अंदर वायु नहीं है, जब वायु नहीं है तो हेपेरिन जिंदा है। जब हेपेरिन जिंदा है तो फाइब्रिनोजन हो, प्रोथ्रोम्बिन हो, कैल्शियम हो, थ्रोम्बोसाइट हो, किसी को भी मतलब अपने अंदर सटने नहीं देता है और रक्त को थक्का बनने नहीं देता। बोलता है देखो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुम लोग थक्का नहीं बना सकते हो। तो लोग बोलता है ठीक है, जब तू मरेगा तब हम क्लोटिंग बनाएंगे। अब किसी कारणवश यदि शरीर आपका कट जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है। अब ब्लड में तो हेपेरिन है, अब जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो वायु से क्रिया कर लेता है हेपेरिन, जिसके चलते हेपेरिन मर जाता है। और जितना भी जैसे ही हेपेरिन मरता है तो बताइए कि जितना सब ब्लड को थक्का बनाने वाला जो घटक थे तुरंत मिलके 4 मिनट के अंदर थक्का बना देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो शरीर के अंदर हेपेरिन है जो थक्का बनने नहीं देता है। जैसे ही करता है बाहर निकलता है हेपेरिन वायु से क्रिया करके मर जाता है, और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोसाइड मिल के तुरंत 4 मिनट के अंदर ब्लड का थक्का बना देते हैं। अच्छे एक आप बात केयर किए होंगे, कभी कभी देखे होंगे कि जब आप डॉक्टर आपको सुई देते हैं तो सिरिंज में जो थोड़ा मोड़ा भी वायु रहता है उसके ऊपर करके उसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ दवा भी बाहर निकाल देते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वायु जो है इसके सिरिंज के अंदर वायु है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हम वायु सहित इंजेक्शन देंगे तो शरीर के अंदर क्या रहता है? हेपेरिन रहता है। जाएगा जहाँ वहाँ पे हेपेरिन को क्या कर देगा? मार देगा। और जब हेपेरिन वहाँ पे मर जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है? थक्का बन जाता है ब्लड। वहाँ पे जहाँ पे भी सुई देता है वहाँ के कोशिका क्या होता है? थक्का बन जाता है, काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ पे समझिए कि फूल जाता है, थक्का बन जाता है, वहाँ पे काम उतना अंग नहीं करता है। तो दूसरा दिन जाते हैं कि देखिए ना डॉक्टर साहब मेरा तो इंजेक्शन दिए थे फूल गया। तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि हमारा गलती से हुआ है? वो कहेंगे कि देखो गर्म पानी और नमक देकर यहाँ पे सेकिए। जैसे गर्म पानी नमक दे के सेकते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे कोशिका एक्टिव होने लगता है और आपको ठीक होता है। तो वहाँ डॉक्टर थोड़ी कहेंगे कि हमार गलती था कि हम इंजेक्शन दे दिए वायु सहित ये चलते हेपेरिन मर गया न। डॉक्टर आपको बताएंगे अब आपको मालूम तो रहता नहीं है। इसी तरह से देखे होंगे कि जब कोई किसी व्यक्ति के पानी चढ़ता है तो जैसे ही कुछ पानी रहता है पहले ही इंजेक्शन निकाल लेते हैं कि उसमें जो प्लास्टिक है उसमें यदि वायु है तो यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो हेपेरिन को मार देगा। और जैसे ही हेपेरिन मरेगा तो शरीर के अंदर ब्लड समझिए कि जम जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो सकता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो आप इस सब को याद रखिएगा। आई होप
आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।